बीबीसी दुनिया में आज देखिए, बांग्लादेश में कई बच्चों की सेहत पर क्यों मंडरा रहा है खतरा। बढ़ती महंगाई की मार झेल रहे हैं बच्चे, कुपोषण के शिकार बच्चों की जान जोखिम में। दिखाएंगे बांग्लादेश से खास रिपोर्ट। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। बांग्लादेश के हालात की बात कवर स्टोरी में, लेकिन पहले हेडलाइंस। दोनेत्स्क के बाजार में रूसी हमले में 16 लोगों की मौत, 34 घायल। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने हमले को मानवता के खिलाफ करार दिया। उधर ज़पोरिज़िया में अधिकारियों के अनुसार रूसी रॉकेट हमले में हुए 2 लोग घायल। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अचानक पहुंचे यूक्रेन। युद्ध में मारे गए सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। ब्लिंकन कर सकते हैं $1 अरब से भी ज्यादा के पैकेज की घोषणा। अमेरिका अब तक यूक्रेन को दे चुका है $43 अरब की मदद। मानव इतिहास का सबसे गर्म हो सकता है ये साल, वैज्ञानिकों ने कहा। पिछले 3 महीने पिछले 1,20,000 सालों में सबसे ज्यादा गर्म रहे। यूएन महासचिव ने दी चेतावनी, जिस रफ्तार से हो रहा जलवायु परिवर्तन, उससे निपटना होगा मुश्किल। कर्फ्यू के बावजूद मणिपुर में मैती समुदाय के लोगों ने निकाली रैली। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले, रबर बुलेट्स। मैती और कुकी समुदाय के लोगों के बीच मई में शुरू हुई हिंसा में अब तक 160 से ज्यादा लोग मारे गए। रूस के वैगनर ग्रुप चरमपंथी समूह की श्रेणी में डालेगी ब्रिटेन की सरकार। कानून बनते ही समूह का समर्थन या उसका सदस्य बनना हो जाएगा गैर कानूनी, संपत्ति भी हो जाएगी जब्त। ब्राजील के अमेज़न जंगलों में पेड़ों की कटाई हो रही है कम। सैटेलाइट डेटा से पता चला, अगस्त के महीने में पिछले महीनों के मुकाबले सबसे कम काटे गए पेड़। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने कहा, सरकार की पर्यावरण से जुड़ी नीतियों का हो रहा है असर। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। वैसे तो बढ़ती महंगाई की मार कई देशों पर पड़ी है। कल हमने आपको लेबनान से रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे वहां महंगाई की मार बच्चों पर पड़ी है। आज बात बांग्लादेश की। यहाँ भी बच्चों को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है, जहाँ महामारी के बाद अब बच्चों की सेहत को लेकर फिक्र बढ़ रही है, क्योंकि वहाँ कई परिवार अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना तक ठीक से नहीं खिला पा रहे। क्यों हुए ये हालात, कैसे निकलेगा इसका हल, कवर स्टोरी में इसी की बात। बांग्लादेश एक ऐसा देश जहां कुपोषण के गंभीर मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहां की सरकार के एक हेल्थ सर्वे में पता चला कि साल 2018 से लेकर अब तक ऐसे मामले 8% से बढ़कर 11% हो गए। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के रिसर्च में पता चला है कि खाद्य असुरक्षा की वजह से 2/3 परिवार गुजारा करने के लिए कर्ज लेने, संपत्तियों को बेचने और भीख तक मांगने को मजबूर हो गए हैं। दुनिया भर में बढ़ती महंगाई का बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है? बीबीसी की विशेष कवरेज के दूसरे पार्ट में आज देखिए बांग्लादेश से बीबीसी संवाददाता रजनी वैद्यनाथन की रिपोर्ट। इशरत की उम्र 1 साल से थोड़ी ज्यादा है, पर उसका वजन बेहद कम है। उसकी उम्र के मुताबिक उसका वजन आधा है। खाने पीने की चीजों की बढ़ती कीमतों की वजह से इशरत की माँ गुजारा नहीं कर पा रही हैं। वो डरती है कि कहीं उन्हें जल्द ही भीख न मांगनी पड़ जाए। इस परिवार को सरकार की तरफ से थोड़ा बहुत चावल मिलता है, लेकिन वो काफी नहीं है। मैं भूखी हूँ, मेरे बच्चे भूख की वजह से रोते हैं। हम अब मीट या मछली नहीं खाते, ताज़ा सब्जियां भी महंगी हैं। हम करें तो करें क्या? जमालपुर में हर तीसरा बच्चा कुपोषित है। बांग्लादेश के सबसे गरीब जिलों में से एक जमालपुर को कोरोना वायरस, बाढ़ और यूक्रेन जंग की वजह से बढ़ते तेल के दामों ने और गरीब बना दिया है। इशरत के पिता खेतों में काम करते हैं। खेती करना भी बेहद महंगा हो गया है। जिस जमीन ने उनके परिवार को खिलाया, आज वही उन्हें भूखा रख रही है। तेलेर दाम बाड़ाने परे हमारे फैमिली खावानी खूब कष्ट। मैं अपने परिवार का पेट भरने के लिए जूझ रहा हूँ। तेल किनते तो अनेक टका खर्च मैं ज्यादा नहीं कमाता, पर अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा खेती में इस्तेमाल होने वाले तेल को खरीदने में खर्च करता हूँ। हम यहाँ चावल उगा रहे हैं, पर हम उसे खुद खरीद नहीं सकते। गांव से शहरों तक ऐसी ही चुनौतियां हैं।
इस साल जब बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी तो उसे मजबूरन IMF के पास जाना पड़ा। The cost of rice has risen by more than बांग्लादेश में कोरोना काल से पहले चावल के जो दाम थे वो अब के दौर में 2 गुना हो गए हैं और खाने की बाकी चीजों के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। Take the broiler chicken, a staple. चिकन, जो यहाँ के कम आय वाले समुदाय का प्रमुख भोजन है, उसके दाम 1 महीने में 3 गुना बढ़ गए हैं। Samosa namki. राजधानी ढाका के इस अस्पताल में माएं इस हेल्दी ईटिंग वर्कशॉप में हिस्सा लेती रहती हैं। का चटका में दूध होबे। पर आलू के दाम पिछले साल के मुकाबले 75% बढ़ गए हैं। आलू जो इनके लिए कभी बुनियादी थे, अब वो भी पहुंच के बाहर हो गए हैं। और अगर बच्चों को पौष्टिक खाना नहीं मिलेगा तो वो किस हाल में होंगे, इसका पता आपको इस वार्ड में चलता है। यहाँ हर बेड पर बुरी तरह कुपोषित बच्चे हैं। लगभग 2 साल का यासीन काफी बीमार है और उसका शरीर भी ठीक से नहीं बढ़ रहा। डॉक्टरों ने मुझे सलाह दी है कि इसे और पौष्टिक खाना खिलाएं, पर मैं उसे नहीं खिला पा रही। तो मेरे बच्चों को पौष्टिक खाना कहाँ से मिलेगा? मेरे जैसे लोगों के लिए जिंदगी बहुत मुश्किल है। कुछ दिनों के बाद यासीन की हालत में थोड़ा सुधार हुआ, पर वापस घर जाते ही वो फिर से उसी भूख और मुश्किल जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। ये कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। जिंदगी गुजारने के लिए बढ़ते खर्च का खामियाजा बांग्लादेश में छोटे बच्चों को उठाना पड़ रहा है। दुनिया में बच्चों में कुपोषण कम नहीं हो रहा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक इसके लिए जिम्मेदार है बढ़ती महंगाई। यूनिसेफ के मुताबिक साल 2020 से 2022 के बीच गंभीर स्तर पर कुपोषण से जूझ रहे 5 साल तक के बच्चों की संख्या में दुनिया भर में इजाफा हुआ। अफ्रीका के दक्षिणी हिस्सों, दक्षिण एशिया और मध्य अमेरिकी देशों में सबसे ज्यादा इसमें बढ़ोतरी हुई। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के न्यूट्रिशन हेड का कहना है कि अब जरूरत है सरकारें ऐसे परिवारों को सीधे मदद करने के लिए कदम उठाएं ताकि और ज्यादा नुकसान से रोका जा सके। पिछले कुछ सालों में दुनिया ने कोरोना, ग्लोबल खाद्य संकट और बढ़ती महंगाई जैसे संकटों का सामना किया, लेकिन इससे पहले भी 2030 तक कुपोषण खत्म करने का हमारा सतत विकास का लक्ष्य तय समय से पीछे चल रहा था। और अभी कुपोषण से पीड़ितों की संख्या देखें तो ऐसा लगता है कि हालात अभी और बुरे होंगे। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लिहाज से देखें तो हम 2021 में 3 करोड़ गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं, लड़कियों और छोटे बच्चों की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। अब ये आंकड़ा बढ़कर 3.5 करोड़ हो चुका है। तो जमीनी स्तर पर बात करें तो जिन देशों में इसका सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है, वहाँ मामलों में काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है। दुनिया भर की सरकारें कुपोषण की समस्या को हल करने की अहमियत समझती हैं, पर एक बड़ी आबादी कई तरह के दबाव झेल रही है और कुपोषण को कम करने में जो चुनौतियां सामने आ रही हैं, उसमें जलवायु परिवर्तन का एक बड़ा योगदान है। Very vulnerable populations all at the same time. और सेव द चिल्ड्रन बांग्लादेश के शाहीन चुगताई का कहना है कि बांग्लादेश की सरकार लोगों को गरीबी से निकालने में कुछ हद तक तो कामयाब रही है, लेकिन अभी काफी कुछ करने की जरूरत है। जब दुनिया में इस तरह के संकट आते हैं, अमीर गरीब सभी लोगों पर इसका असर होता है, लेकिन गरीब देशों के गरीब लोग इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इनके पास इतने साधन और बैंक बैलेंस भी नहीं होते हैं कि वो इन झटकों को सह सकें। इसलिए अगर ईंधन की कीमतें 50% तक बढ़ जाती हैं तो इन गरीब परिवारों की सीमित आय का बड़ा हिस्सा इसमें खर्च हो जाता है। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि इस समस्या की जड़ों तक पहुंचकर इसका समाधान करें और इन समुदायों, खासकर कमज़ोर वर्गों के ज़िंदगी जीने को बेहतर कर सकें। उनके आय के स्रोतों को बेहतर करें कि वो पैसे कमाएं और उन्हें बेहतर सेवाएं मिलें और उन्हें अपने खाने पीने की चीज़ों में पोषक तत्वों के बारे में पता हो और उन्हें ये भी पता हो कि स्वास्थ्य पर ध्यान देना कितना ज़रूरी है, खासकर छोटे बच्चों पर जिन्हें कुपोषण से सबसे ज़्यादा खतरा होता है। 6 जनवरी 2021 के दिन अमेरिका के कैपिटल हिल पर हुआ हमला एक बार फिर सुर्खियों में है। इसकी साजिश रचने के लिए वहां के एक दूर दक्षिणपंथी समूह प्राउड बॉयज के पूर्व नेता को 22 साल की सजा सुनाई गई है। एनरिक टारियो ने अपनी भूमिका के लिए माफी मांगी और माना कि राष्ट्रपति ट्रंप नवंबर 2020 का चुनाव हार गए थे। उनके वकीलों का कहना है कि वो अपनी सजा के खिलाफ अपील करने के बारे में सोच रहे हैं।
प्राउड बॉयज ग्रुप अपने आप को डोनाल्ड ट्रंप का सिपाही मानता है। डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया है कि अगर वो 2024 में फिर चुनाव जीते तो हिंसा करने वाले सभी लोगों को माफ कर देंगे। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे बीबीसी संवाददाता पीटर बोविस। 2020 के चुनाव के कुछ ही वक्त बाद उन्होंने और प्राउड बॉयज के दूसरे सदस्यों ने सोशल मीडिया पर मैसेज भेजने शुरू कर दिए थे कि अगर डोनाल्ड ट्रंप हारे तो हिंसा होगी। और वो घटना वाले दिन वॉशिंगटन में इसलिए नहीं थे क्योंकि 2 दिन पहले ही पुलिस ने उन्हें बहुत सारे हथियारों के साथ पकड़ा था, जो वॉशिंगटन डीसी में कानून के खिलाफ है। उन्हें जमानत तो दे दी गई थी, लेकिन उन्हें शहर के बाहर रहने का आदेश दिया गया था। इसलिए 6 जनवरी को वो बाल्टीमोर में थे। वो दूर से ही सब कुछ होते हुए देख रहे थे, बेशक टीवी पर देख रहे होंगे। वो सोशल मीडिया पर मैसेज पोस्ट कर रहे थे और कैपिटल हिल में घुसकर हिंसा करने वाले लोगों को उकसा रहे थे। और जमीन से लेकर आसमान तक लड़ी जा रही है रूस और यूक्रेन के बीच जंग। लेकिन एक और मोर्चा है साइबर वॉर का भी, जहां हथियारों के अलावा तकनीक के दम पर लड़ी जा रही है हाईटेक लड़ाई। इसमें ड्रोन्स के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल हो रहा है। कैसे? देखिए कीव से बीबीसी संवाददाता गॉर्डन कोरेरा की रिपोर्ट। खंदकों और गोलीबारी के साथ साथ यूक्रेन की जंग ड्रोन और हैकर्स के जरिए भी लड़ी जा रही है। यही वजह है कि यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस ने अपनी टीमें फ्रंटलाइन पर भेज दी हैं। यहां उन्होंने एक ड्रोन को उस कैमरे पर हमला करने भेजा जिसे यूक्रेन की सेना के मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए रूसी सैनिक इस्तेमाल कर रहे हैं। एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में साइबर सुरक्षा और टेक्नोलॉजी के प्रभारी ने बताया कि वो खुफिया जानकारी जुटाने के लिए रूसी कैमरों को भी हैक करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर हम कब्जे वाले इलाके में उनकी निगरानी कैमरों को हैक कर लेते हैं। हम उनके सैनिकों का मूवमेंट जान जाते हैं। इस जानकारी का विश्लेषण करके हमें पता चल जाता है कि वो किस तरह के सैन्य हथियारों का इस्तेमाल किस दिशा में करने वाले हैं। सिक्योरिटी सर्विस बूचा में हुए युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों का पता लगाने के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करती है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करते हैं, फेशियल रिकग्निशन का भी। हमें कैमरों तस्वीरों से जानकारी मिलती है। फिर देखते हैं कि रूसी सैनिकों ने जो अलग अलग युद्ध अपराध किए उनमें कौन व्यक्ति दोषी था, किसने उनको खबर दी थी और गद्दार कौन था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये भी एक इस्तेमाल है। हमने इसके जरिए हजारों लोगों की पहचान की है। टेक्नोलॉजी शुरू से ही इस जंग में केंद्र में रही है। जंग के शुरुआती दिनों में रूसी मिसाइलों ने कीव के मुख्य टीवी टावर को निशाना बनाया था। पिछले साल रूसियों ने इस टावर पर हमला किया था। वो नहीं चाहते थे कि यूक्रेनी लोगों तक सही जानकारी पहुंचे और इसीलिए वो बुनियादी ढांचे को तबाह करना चाहते थे। मिसाइल हमले के साथ साथ उसी जगह पर साइबर हमला भी हुआ था। साइबर डिफेंस के इंचार्ज विक्टर जोरा ने बीबीसी को दिखाया कि तभी से लगातार साइबर हमले होते रहे हैं। तो इस दौरान बड़े हमले हुए हैं। लाल रंग में जो दिख रहे हैं वो बड़े हमले थे। तो ये हर दिन हुए हैं? हाँ, हर दिन। तो कुछ ना कुछ होता रहता है। हाँ। आपको किसी दिन छुट्टी नहीं मिलती? हमें छुट्टी नहीं मिलती। अक्सर कहा जाता है कि जंग इनोवेशन को बढ़ावा देती है और ये जंग भी कोई अपवाद नहीं है। हमने यहाँ यूक्रेन में देखा है कि किस तेजी से तकनीक को अपनाया गया है। जिस रफ्तार से ड्रोन्स की तकनीक बेहतर हो रही है वैसी रफ्तार कहीं और नहीं दिखी। हमें इस जगह को गुप्त रखने के लिए कहा गया है। यहाँ ऑपरेटर्स को ट्रेन किया जा रहा है ड्रोन उड़ाने के बारे में कम और खुद को जिंदा रखने के बारे में ज्यादा। जैसे ही वो जंग के मैदान में करीब जा रहे हैं खतरा बढ़ रहा है। दुश्मन के जैमिंग सिस्टम की वजह से अब खतरा बहुत नजदीक आता जा रहा है। जैमिंग सिस्टम्स। हैकर्स और ड्रोन ऑपरेटर अब फ्रंट लाइन पर हैं। दोनों पक्ष जानते हैं कि टेक्नोलॉजी उन्हें इस मुश्किल जंग में अहम बढ़त दिला सकती है। शादी के तोहफे में खास तरह की भैंस मिलना तमिलनाडु के नीलगिरी की आदिवासी दुल्हनों के लिए बड़े शान और सम्मान की बात होती है। लेकिन अब उन्हें डर लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि कुदरत कुछ बुरा संकेत दे रही है, क्योंकि उनकी पवित्र मानी जाने वाली भैंसों की तादाद घट रही है, खासतौर से पिछले 20 सालों से। क्या है इसकी वजह? जानने के लिए इस इलाके में गई बीबीसी संवाददाता प्रमिला कृष्णन। तमिलनाडु के नीलगिरी की तोड़ा भैंस यहाँ के लोगों के लिए सिर्फ जानवर नहीं बल्कि तोड़ा आदिवासी समाज के लिए पवित्र मानी जाती है। यहाँ की महिलाओं के लिए ये तोहफा बड़ा खास होता है अगर शादी के वक्त उन्हें परिवार से ऐसी लंबी सींगों वाली कई भैंसें मिले। हमारे यहाँ भैंस
शुभ मानी जाती है, तोहफे में दी जाती है। उसके बिना तो हमारा वजूद ही नहीं है। लेकिन अब यहाँ सिर्फ 1600 ऐसी भैंसें रह गई हैं, जबकि 1990 के दौरान इनकी तादाद 3200 थी। ये लोग परेशान हैं क्योंकि ये भैंस भारत में विलुप्त होती प्रजाति में से एक बन गई है। अगर किसी तोड़ा परिवार के पास भैंस ना हो तो उसे समाज में इज्जत नहीं मिलती, परिवार के मुखिया की बुराई होती है। जानकारों का मानना है कि घास के मैदानों पर कब्जा करने, इमारतें बनाने या खेती करने से इन भैंसों को सही खाना नहीं मिलता, जिससे इनकी प्रजनन क्षमता पर असर पड़ता है। नीलगिरी मालयुड तोड़ा समाज को भैंसों की कम होती तादाद को लेकर फिक्र बढ़ रही है। इसलिए एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने इनके भ्रूण को 20 साल के लिए सुरक्षित रखा है ताकि इन्हें विलुप्त होने से बचाया जा सके। अब इनकी मदद के लिए कई पर्यावरणविद आसपास घास के मैदान बनाने में भी मदद कर रहे हैं। नीलगिरी के आसपास घास के मैदान तो हैं, लेकिन इससे पर्यावरण से लेकर जानवरों तक किसी का फायदा नहीं होता। अब हमने यहाँ 10 एकड़ में यहाँ की स्थानीय घास उगाई है। हमें नहीं पता अपने पवित्र जानवरों को कैसे बचाया जाए, इसलिए साल में एक बार हम पहाड़ों पर जाकर प्रार्थना करते हैं। मेरी दादी को शादी के तोहफे में 25 भैंसें मिली थी। मेरी माँ को 10-15 भैंसें। मेरी 2 बहनों को भी एक भैंस मिली, पर मुझे नहीं पता मुझे एक भी भैंस मिलेगी या नहीं। सुचित्रा को उम्मीद है कि उन्हें शादी का तोहफा जरूर मिलेगा। और कार्यक्रम कैसा लगा ये बताने के लिए आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @BBC सारिका पर। BBC दुनिया में फिलहाल इतना ही।